नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। और सुप्रीम कोर्ट से स्थिति क्लियर होने के बाद अब जल्दी लग रहा है कि जो पीआरटी का रिजल्ट है वो अब जल्द ही हमें देखने को मिल जाएगा। तो अब हमें इंटरव्यू के लिए रेडी रहना चाहिए, क्योंकि अब जो इंटरव्यू है वो ही हमारे लिए सिलेक्शन का मेन आधार है। अगर हमारे मार्क्स कम है तो भी, अगर हमारा इंटरव्यू अच्छा जाता है तो भी हम ऑलरेडी इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। तो आज जो मैं अपना एक्सपीरियंस लेके आ रहा हूं, मैं सैनिक स्कूल टीजीटी का, नवोदय विद्यालय के टीजीटी और पीजीटी का एक्सपीरियंस और एक केवी का है, वो भी मैं एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा, जिसमें मेरा सैनिक स्कूल टीजीटी और नवोदय का टीजीटी और पीजीटी तीनों इंटरव्यू मेरे क्लियर हुए थे और तीनों में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो सैनिक स्कूल के बारे में मैं सबसे पहले अपना इंटरव्यू बताऊंगा, क्योंकि जो ये जो एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूं कि इस एक्सपीरियंस से आपको कुछ सीखने को मिले और जो मेरी बातें हैं उससे आपको कुछ मोटिवेशन मिले या कुछ अच्छे पॉइंट्स आपको ऐसे मिले जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। तो मैं सबसे पहले सैनिक स्कूल टीजीटी का अपना इंटरव्यू शेयर करना चाहूंगा। तो सैनिक स्कूल टीजीटी के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो 2020 के अंदर हुआ था, सितंबर या अक्टूबर ऐसा कुछ महीना था, और वो हुआ था झुंझुनू सैनिक स्कूल में। क्योंकि मैं झुंझुनू से था तो घर के पास में हमारे सैनिक स्कूल है और उसकी एक पोस्ट थी ऑल इंडिया के अंदर। तो उस एक पोस्ट के लिए हम काफी लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे। तो वहां पे पहले रिटर्न होता है और रिटर्न होने के बाद में हमारा इंटरव्यू शुरू हुआ था। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे ही मैं वहां पे जाता हूं तो मैंने डायरेक्ट एंट्री नहीं की, पहले गेट के ऊपर मैंने उनसे परमिशन ली। क्योंकि देखो, एक एक छोटी छोटी बात है साथियों, उनको जरूर नोट करना। वो एक एक बात आपके जरूर काम आएगी इंटरव्यू के टाइम में, एक एक बात को नोट करना। सबसे पहले मैंने क्या किया, गेट के ऊपर गया, परमिशन लिया, सर मैं आई कम इन। क्योंकि वो सैनिक स्कूल का इंटरव्यू था तो ऑब्वियसली बात है कि वो इंग्लिश में इंटरव्यू लेंगे, इतना मुझे पता था। तो उन्होंने कहा कि यस। उसके बाद में मैं गया और चेयर जहां मेरी थी वहां पे मैं जाके सिर्फ खड़ा हुआ, उसमें मैं बैठा नहीं। उसके बाद में उन्होंने खुद मुझे कहा कि प्लीज सिट डाउन, तो मैं वहां पे बैठता हूं और उसके बाद में मैंने उनको थैंक यू बोला। तो ये तीनों बातें आपको नोट रखनी है। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरा ड्रेस कोड क्या था। तो मेरा ड्रेस कोड जो था वो था मेरा ब्लू टाई, व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट और ब्लैक शूज। और शूज के साथ में मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि जो ड्रेस कोड है उसमें ब्लैक शूज है तो आप ब्लैक सॉक्स जरूर पहने। कई बार क्या करते हैं लोग, मतलब रंग बिरंगे या ब्लू कलर के ऐसे पहन लेते हैं कि उनको लगता है कि इंटरव्यू जो ऑफिसर है वो इनके ऊपर नजर नहीं डालेगा, लेकिन इनसे आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो मैंने पूरी तरह से अपने आप को तैयार करके और अच्छे से मैं वहां पे बैठा था। उसके बाद मैंने सभी को अभिवादन किया। अभिवादन करने के बाद में उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। तो मैंने जो इंट्रोडक्शन है, क्योंकि उन्होंने मुझसे इंग्लिश में पूछा था तो मैंने भी इंग्लिश में ही अपना इंट्रोडक्शन दिया था। और मैं हिंदी सब्जेक्ट से हूं तो मुझे ये लग रहा था कि शायद इतना इंग्लिश नहीं पूछेंगे, बट फिर भी उन्होंने मेरा जो इंटरव्यू था वो 90% जो है वो इंग्लिश में लिया था। इंट्रोडक्शन के बाद में उन्होंने मुझसे हैबिट और इंटरेस्ट ये भी मुझसे पूछे थे कि क्या आपका हैबिट है और क्या आपका इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट में मैंने ये बताया कि मुझे प्लांटिंग करना और ट्रेवलिंग करना बहुत अच्छा लगता है। ये हैबिट और इंटरेस्ट दोनों को मैंने मिला के बोला था। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा प्लांटिंग आपको अच्छा लगता है तो बताओ कि प्लांटिंग में आपने क्या किया था। तो वो सब इंग्लिश में बोल रहे थे। तो इंग्लिश में मैंने बताया कि सर मैंने अपने गांव में शमशान भूमि में और इसके अलावा जो गार्डन वगैरह है, मंदिर है, वहां पे हमने प्लांटेशन किया है। इसके अलावा हम जो फ्रेंड्स हैं वो जब घूमने जाते हैं तो वहां पे हमने बहुत सारे सीड्स वगैरह है जो हम पहाड़ों पे बिखेर देते हैं ताकि प्लांटेशन ऑटोमेटिकली हो जाए। उनको बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट। उसके बाद में उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप सैनिक स्कूल ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे सिंपल सी बात बताइए कि मोटो क्या है सैनिक स्कूल का। तो मोटो ऑफ सैनिक स्कूल उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनको मोटो बता दिया। और इसके अलावा ये भी पूछा कि आप कहां झुंझुनू से हो तो झुंझुनू के बारे में बताइए। तो देखो, कोई भी इंटरव्यू देगा ना तो आपको आपकी सिटी के बारे में डेफिनेटली पूछा जाएगा। और उसके पूछने के पीछे कारण ये होता है, क्या आप अपनी सिटी के बारे में अवेयर हैं। अगर आप अपनी सिटी के बारे में अवेयर नहीं है तो आप अपने स्कूल के बारे में, अपने बच्चों के बारे में आप कैसे मतलब उनका वेलफेयर के बारे में या उनके बारे में अवेयर कैसे रह पाओगे। तो ये बड़ी बात है, आप अपनी सिटी के बारे में जरूर पढ़ के जाना। उसके बाद में उन्होंने मुझसे नेगेटिव क्वालिटीज भी पूछी थी, आपकी नेगेटिव पॉइंट या नेगेटिव क्वालिटी क्या है। इसके अलावा उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि आपके बेस्ट फ्रेंड है वो उसकी दो अच्छी क्वालिटी कौन सी है, आपके पापा की अच्छी क्वालिटी कौन सी है। वो ये देखना चाह रहे थे कि भाई उनकी अच्छी क्वालिटी क्या ये समझ पाता है या अपने अंदर डेवलप किया भी है या नहीं। उन्होंने काफी तरह से मुझे चेक किया था। उसके बाद में जो सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके पास मेरा पीआईक्यू फॉर्म था। जैसे आप केवीएस में जा रहे हो तो केवीएस में आपको एक पीआईक्यू फॉर्म आपको देखिए इस तरह का, ये जो बायोडाटा है ना, ये मेरा भरा हुआ है, इसको मैं थोड़ा काट रखा है। तो ये जो बायोडाटा है ऐसा ही एक पीआईक्यू फॉर्म होता है, बहुत ही शानदार वो पीआईक्यू फॉर्म होता है। तो उसके थ्रू उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस किए थे और सेम क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे थे। इसके अलावा उन्होंने मुझसे अचीवमेंट्स के बारे में पूछा। तो मैंने कहा कि सर मेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पीच में फर्स्ट प्राइज मिला है मेरे को। तो उन्होंने कहा कि आपने स्पीच कैसे शुरू किया, इसके बारे में बताइए। इसके अलावा फिर उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि आजकल आप क्या कर रहे हो। तो साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप पीआरटी का इंटरव्यू देने जा रहे हो। बहुत से हमारे साथी हैं जो अभी प्रेजेंट में टीजीटी या पीजीटी में लगे हुए हैं, तो वो ये सोचते हैं कि यार पीआरटी का अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं
और हम अभी कॉन्टेक्ट फिर टीजीटी और पीजीटी हैं, तो ये एक्सपीरियंस तो शायद जरूरी नहीं है, क्यों डालें। तो मैंने भी ऐसा किया क्योंकि उस टाइम में मैं गर्ल्स कॉलेज के अंदर पढ़ा रहा था, डिग्री कॉलेज थी, तो मैं वहां पे पढ़ा रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं अगर स्कूल का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, स्कूल की जॉब के लिए मैं जा रहा हूँ, तो इसमें मेरे को क्या जरूरत है इसको डालने की। फिर भी मैंने कह दिया कि सर नाउ डेज आई एम टीचिंग इन डिग्री कॉलेज। फिर उन्होंने कहा कि आपने मेंशन क्यों नहीं किया, तो मैंने कहा कि सर ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि स्कूल के अंदर स्कूल का एक्सपीरियंस ही मांगते। तो उन्होंने कहा कि हमने तो कहीं नहीं लिखा कि स्कूल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उन्होंने खुद पीआई की फॉर्म में मेरे से लिखा था। इसके अलावा उन्होंने मुझे ये भी पूछा कि इतने दिन आप क्या कर रहे थे, तो मैंने कहा कि सर मैंने इंडियन आर्मी ऑफिसर का तैयारी किया। फिर उन्होंने पूछा कि कितने टाइम्स आपने एसएसबी इंटरव्यू दिया है, तो वो भी मैंने बताया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि एसएसबी इंटरव्यू से आप क्यों आउट हुए, तो एसएसबी इंटरव्यू से आउट होने के पीछे मैंने उनको यही बताया कि सर मेरी इंग्लिश में थोड़ी सी कमी थी, बट उन्होंने मुझे ये कहा उस टाइम में दैट योर इंग्लिश इज वेरी गुड, सो ऐसे तो आउट हो नहीं सकते। तो मैंने कहा कि सर मैं भी यही प्रॉब्लम हुई है। बट उन्होंने मुझे ये कहा कि आपको अपनी वीकनेस को पता करना चाहिए। मैंने कहा ओके सर, नेक्स्ट टाइम आई विल डू दिस। उसके बाद में उन्होंने मुझसे करंट अफेयर्स की कुछ बातें पूछी, तो ये आप भी अपनी वीकनेस और करंट अफेयर्स की जो बातें हैं वो जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि आपको इंटरव्यू के अंदर डेफिनेटली आपको मिलेंगे। उसके बाद में पीआरटी के बारे में अगर हम सैनिक स्कूल से को रिलेट करते हैं, तो देखिए अब हिंदी से मुझे कुछ चीजें पूछी गई थी, तो पीआरटी में आपसे डेफिनेटली वो हिंदी से वो चीजें पूछ सकते हैं, जैसे शब्द युगम। तो शब्द युगम है वो आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है साथियों, नोट कर लेना, पोक्सो क्या है। ये सैनिक स्कूल के इंटरव्यू के दौरान मुझे पूछा गया था कि पोक्सो क्या है, क्योंकि उस टाइम में पोक्सो का 2016 या 2018 में कुछ आया था ऐसा कुछ। तो पोक्सो के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा, पोक्सो का फुल फॉर्म पूछा, तो पोक्सो को मैंने बता दिया। तो अगर आप पीआरटी का इंटरव्यू देने जा रहे हो, डेफिनेटली तैयार रहे, पोक्सो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। पोक्सो का फुल फॉर्म देख लेना है, पोक्सो के बारे में जान लेना है, क्योंकि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने मुझे ये भी पूछा कि भाई आपका डेली रूटीन है, आप इतने फिट हो तो क्या क्या करते हो, क्या क्या नहीं करते हो। इन्होंने ये बातें भी मुझसे पूछी। इसके अलावा आपको एक बात और बताऊं, उन्होंने कहा कि चलो कुछ कविता पढ़ाइए, तो उस टाइम में मैंने 8th क्लास की कविता पढ़ाई थी, और वो भी मैंने सहज सवर पढ़ाई थी। अगर आप पीआरटी का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको डेमो में सहज सवर कविता ही पढ़ानी है। अगर आप मैथ्स का टॉपिक पढ़ाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप हिंदी और इंग्लिश का डेमो दे रहे हो तो उस टाइम में आपको सहज सवर कविता ही पढ़ानी है। अगर आप सवर सहित कविता पढ़ाओगे तो बच्चों को अच्छा लगेगा, क्योंकि जो बच्चे पीआरटी में होते हैं वो 5वीं क्लास तक के बच्चे होते हैं, तो उनको अगर आप सहज सवर पढ़ाओगे तो वो एक अच्छी बात है कि मतलब सिंपल सी बात है कि जो टीचर और स्टूडेंट है उनके बीच में एक बॉन्डिंग बनेगी। वो कैसे बनेगी? आपके टीचिंग एप्टीट्यूड और आपकी टीचिंग स्टाइल के द्वारा ही बनेगी। ठीक है साथियों, ये तो मेरा एक सैनिक स्कूल का इंटरव्यू था। और एक अभी आप सोच रहे हो मैंने कौन सी कविता पढ़ाई, तो मैंने क्लास 8th की एक पोइम थी भवानी प्रसाद मिश्र की, तो वो मैंने वहां पे पढ़ाई थी। ठीक है। उसके बाद में मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, और इसमें मेरी मतलब एक ही सीट थी और उसी एक सीट के ऊपर मेरा सिलेक्शन होता। और भी काफी बातें पूछी गई थी जो मैंने आपको मतलब पूरा डिटेल में नहीं बताया, सिंपली बताया कि आपको अपने बारे में जरूर जानना है, क्योंकि आप अपने बारे में जान लोगे तो आप इंटरव्यू को इजीली क्लियर कर सकते हो। एक बात और, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, मैं खुद मानता हूं कि मेरा वहां पे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं क्लीन सेव था। इसके अलावा मैंने जो अपना ड्रेसअप और ड्रेसिंग स्टाइल था वो मैंने बहुत अच्छे से किया था, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आपके अंदर बूस्ट हो जाता है। अगर तो ये बात जरूर ध्यान रखना, अगर आप पीआरटी का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप अपनी ड्रेसिंग स्टाइल को अच्छे से रखना, क्योंकि ड्रेसिंग स्टाइल अगर आपकी अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से जो कॉन्फिडेंस है वो आपके चेहरे के ऊपर झलकेगा। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं एनवीएस पीजीटी, जो मेरा ये इंटरव्यू हुआ था 2019 में दिसंबर में हुआ था। जब मैं इंटरव्यू देने गया तो मैंने उस टाइम में मेरा जो ड्रेसिंग जो स्टाइल था वो था मेरा कोट पैंट, ब्लैक कोट और पैंट, व्हाइट शर्ट, और इसके अलावा मेरी वही ब्लू टाई जो मैंने सैनिक स्कूल में यूज की थी सितंबर 2020 में। तो उससे पहले मैं एनवीएस पीजीटी का इंटरव्यू मैंने दिया था। तो जाते ही मुझसे इंट्रोडक्शन पूछा गया, उसके बाद में सेम क्वेश्चन मुझसे किया गया। देखो सैनिक स्कूल में भी ये क्वेश्चन किया गया और वहां भी यही क्वेश्चन किया गया कि आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो 2016 में कंप्लीट हो गया, तब से आपने स्टडी मतलब एक तरह से आपकी खत्म हो गई है, अभी 2019 चल रहा है, तो इस दौरान आपने क्या किया, इन 3 साल के दौरान आपने क्या किया। तो मैंने कहा कि सर 2018 दिसंबर तक तो मैं इंडियन आर्मी ऑफिसर की तैयारी कर रहा था, तो इसलिए मैंने टीचिंग में आने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट टारगेट था वो इंडियन आर्मी ऑफिसर ही था। उन्होंने कहा अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड कहा उन्होंने मेरे को। और फिर मैंने कहा कि सर अभी 2019 में इसकी वैकेंसी आई है नवोदय की, और फिर मैंने क्योंकि मेरा जब उम्र पूरा हो गया, मेरा जो सारे चांसेस खत्म हो गए, तब मैंने सोचा कि जो अपना सेकंड चॉइस है टीचिंग वाला, क्यों ना अब उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। तो मैंने सर को कहा कि सर मेरे 2 ही चॉइस थी, फर्स्ट मेरा इंडियन आर्मी, सेकंड मेरा टीचिंग। तो मेरा इंडियन आर्मी वाली एज कंप्लीट हो गई, तो अब मैं यहाँ पे आके आपको इंटरव्यू के लिए मैं आया हूं यहाँ पे। तो बहुत इंप्रेस हुए और उन्होंने कहा कि अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो अब आप क्या करोगे।
तो मैंने कहा कि सर मैं स्कूल जो अगर मेरा नवोदय में हो जाता है तो मैं बच्चों को एसएसबी और इंडियन आर्मी ऑफिसर या पायलट वगैरह बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो सपना मेरा पूरा नहीं हुआ मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे वो सपना पूरा कर सकें। तो ये जो बातें थी मैंने जेन्युइन बताई थी, बिल्कुल भी मतलब बढ़ा चढ़ा के नहीं बताई थी। तो ऑनेस्टली बताता हूं कि उनको बहुत अच्छा लगा और मतलब पूरा इंटरव्यू जो पैनल है वो मुझसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए था। इसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट देखूं तो उन्होंने फिर मेरे को कहा कि खेल खेलते हो, तो मैंने कहा कि हाँ सर मैं खेल खेलता हूं, लेकिन मैं क्रिकेट ज्यादा खेलता हूं। तो उन्होंने कहा वॉलीबॉल बास्केटबॉल, मैंने कहा कि सर मैं कम खेलता हूं, ज्यादा मुझे आता नहीं। मैंने ऑनेस्टली सब कुछ बता दिया उनको। तो जो टीचिंग एप्टीट्यूड को देख रहे थे और सर उन्होंने खुद मेरे को ये कहा कि बहुत अच्छी बात है कि आप खेलते हो, थोड़ा बहुत खेलते हो, आप अभी यंग हो, वहां जाके आप खुद भी खेलोगे और बच्चों को भी सिखाओगे, यही बात है ना। तो उन्होंने खुद मेरे को सपोर्ट किया, यानी खुद भी खेलोगे और बच्चों को भी सिखाओगे। मैंने कहा डेफिनेटली सर मैं ये करूंगा। तो ये मेरे बहुत प्लस पॉइंट गया था। इसके अलावा अब देखिए मैं इसमें जो मेरे को कहा गया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी कुछ पढ़ाइए। तो उस टाइम में मैं कुंवर नारायण की एक कविता थी क्लास 12 की, कविता के बहाने, तो वो मैंने बोर्ड के ऊपर पढ़ानी शुरू की थी। तो उसके अंदर कुछ चंद्र बिंदु का गलती मेरे से हो गया था, अनुस्वार या चंद्र बिंदु का गलती उनसे कुछ हो गया था। तो उसकी वजह से मेरा इंटरव्यू थोड़ा सा बिगड़ गया था और उसी के ऊपर इंटरव्यू घूम गया था। लेकिन बाकी के जो एक मैडम से मेरी थोड़ी सी बहस हल्की सी हो गई थी, जो मैं मानता हूं मेरी गलती थी। अगर मैं वो बहस नहीं करता, उनकी बात को उसी टाइम एग्री कर लेता, तो शायद मेरा इंटरव्यू और अच्छा हो जाता और मेरा फर्स्ट लिस्ट में ही सिलेक्शन हो जाता। जो मेरा सिलेक्शन हुआ था वो फिर मेरा वेटिंग में हुआ था और मेरे को इसमें 156 मार्क्स मिले थे। तो मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा, अगर इंटरव्यू ऑफिसर आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है तो प्लीज उसको एग्री कर लीजिए। यस सर मैं एग्री हूं, मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा कोशिश करूंगा, ऐसा करने की कोशिश करूंगा। अगर आप एग्री कर लेते हो, उस चीज को सीखने की कोशिश कर लेते हो ना, तो उनको लगता है कि ये टीचर है वो अभी फ्लेक्सिबिलिटी है इस टीचर के अंदर, यानी अभी सीखने की काबिलियत है इसके अंदर, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स वहां से बढ़ जाएंगे। देखो गलती सबसे होती है, मुझसे भी हुई थी, बट मेरी थोड़ी सी गलती हुई थी तो मैंने मानी नहीं थी और उसी का मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा था कि मुझे वेटिंग लिस्ट का इंतजार करना पड़ा। क्योंकि मेरा जो रिजल्ट जब आया था तो मैं रिटर्न में ओबीसी कैटेगरी में सबसे लास्ट था, यानी 110 नंबर रैंक पे था। जब इंटरव्यू कंप्लीट हुआ, इंटरव्यू सहित सीएमएल कंबाइंड मार्क्स लिस्ट जब आई थी, तो मेरा जो रैंक था वो 43 पे आ गया था, यानी 110 से डायरेक्ट 43 रैंक पे आ गया था। तो इंटरव्यू बहुत बड़ी बात है और अगर उस दिन मैं मैम को एग्री कर लेता तो शायद मेरा फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाता। खैर भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, इसमें मुझे कोई गिल्टी ही वाली बात नहीं है। लेकिन मैं नेक्स्ट इंटरव्यू जो भी हुए थे मैंने सब में ये फॉलो किया था, ये वाला स्टाइल कि एग्री कर लेना चाहिए अगर वो हमें कुछ अच्छी बात सिखा रहे हैं। एक और बात उन्होंने पूछा था, अगर देखो नवोदय में पूछा था, हो सकता है केवी का कोई आपका इंटरव्यू ऑफिसर वो सेम बात आपसे पूछ ले कि किसी बच्चे के बहुत बार अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 95 प्लस 97 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, इस बार एक छोटी सी गलती की वजह से उसके 2 मार्क्स कट गए हैं, तो आप क्या करोगे? तो मैंने कहा कि मैडम मैं तो उसके नंबर काट लूंगा। तो मैडम ने कहा कि क्यों काट लोगे? तो मैंने कहा कि मैडम गलती करेगा तो काटेंगे। तो मैडम ने मुझे कहा कि अगर उसके गलती हुई है और वो सुधारने वाली गलती है तो कोशिश करो उसको सुधार दो, और उसमें 2 में से अगर आप 1 नंबर भी देते हो ना तो बच्चे के दिल में आपके प्रति रेस्पेक्ट पैदा होती है। तो मैंने कहा कि नहीं मैं तो काटूंगा। ये मेरी थोड़ी सी बहस हुई थी, जबकि मैडम ने जो बात बताई थी वो आज मेरे को समझ में आती है। अगर गलती हुई है और आप उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर देते हो और 1 नंबर 2 में से 1 नंबर उसको दे देते हो, बच्चे के दिल में इज्जत पैदा होती है, स्टूडेंट और टीचर का जो कॉम्बिनेशन है, जो बॉन्डिंग है वो बन जाती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि स्टूडेंट और टीचर में बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आपने इंटरव्यूअर ऑफिसर को कन्विंस कर दिया कि आप स्टूडेंट्स के साथ बॉन्डिंग बना सकते हो, स्टूडेंट के साथ आप एक अच्छा रिलेशन बना सकते हो और आप एक अच्छी तरह से क्लास को रन कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपके इंटरव्यू में मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। फिर चलिए मैं बात करता हूं अपना एनवीएस टीजीटी, जिसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो एनवीएस टीजीटी का जो इंटरव्यू था वो मेरा 2020 में होना था चंडीगढ़ के अंदर, और जब मैं चंडीगढ़ पहुंचा उसी टाइम पे वहां पे एक बैनर लगा हुआ था, ड्यू टू कोविड योर इंटरव्यू इज गोइंग टू बी सस्पेंडेड टिल फर्दर ऑर्डर। तो उसपे वो लिखा हुआ था, तो बड़ी हिम्मत सी टूट गई कि राजस्थान से इतनी दूर आए हैं चंडीगढ़ इंटरव्यू देने के लिए, कोट पैंट पहना है, तो हम सब निराश थे। खैर कोई बात नहीं, कोविड मतलब चीज ऐसी थी कि सबको घर आना पड़ा, वापस आए, फिर वेट किया। उसके बाद में मैंने उसके दौरान क्या किया कि मेरा नवोदय पीजीटी का मैंने कॉन्टेक्ट पे अप्लाई किया था, तो ऑनलाइन घर बैठे इंटरव्यू हुआ था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था और मुझे मेघालय मिला था। तो मेघालय जब मैं गया था तो भी मैं वहां पे अपनी व्याकरण वगैरह पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि पीजीटी के अंदर आपको साहित्य के बारे में पूछते हैं, टीजीटी के अंदर आपको व्याकरण में पूछते हैं, और पीआरटी में भी आपको कुछ ना कुछ व्याकरण जरूर पूछी जाएगी, तो पीआरटी के लिए रेडी रहिए। तो टीजीटी में भी देखो सेम बातें मुझसे पूछी गई थी, इंट्रोडक्शन क्या है,
वर्तमान में आप क्या करते हो, और मैंने कहा कि सर मैं पीजीटी हूँ कॉन्टेक्चुअल। तो देखो, जो भी टीचर अगर कॉन्टेक्ट पे है, मैं फिर कह रहा हूं, जो भी टीचर कॉन्टेक्ट पे है उनसे डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। दीक्षा और निष्ठा प्लेटफॉर्म क्या है, कौन कौन सी ट्रेनिंग आपने कर ली और कौन कौन सी सीबीएसई ट्रेनिंग अभी कंडक्ट करवा रहा है, आपने क्या क्या सीखा, उनसे डेफिनेटली आपसे पूछेंगे, नो डाउट। मैं फिर कह रहा हूं, आप नवोदय या केवी में टीजीटी और पीजीटी कॉन्टेक्चुअल है और आप पीआरटी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, डेफिनेटली आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा ये भी पूछेंगे कि आपने बच्चों को ऑनलाइन कैसे पढ़ा रहे हो। ऑनलाइन पढ़ाने का मतलब यहाँ पे कि स्मार्ट बोर्ड का यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं डेफिनेटली उनको स्मार्ट बोर्ड का यूज करवाना ही होगा, क्योंकि वो बच्चे कहानियों और कविताओं से ही सीखते हैं। तो ये आपको दो बातें अपनी सुधार के लेके जानी है कि आप स्मार्ट बोर्ड का यूज करते हो और दीक्षा और निष्ठा से आपने बहुत कुछ सीखा है। दो तीन बातें हैं, आप याद रखना। मैं फिर कह रहा हूं, टेक्नोलॉजी का यूज जरूर करना है पीआरटी के इंटरव्यू में आपको, या अगर आप पीपीटी बना के ले जाते हो तो बहुत बड़ी बात है, आप पीपीटी जरूर बना के ले जाइए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा उन्होंने मुझसे, बट ये मेरा एक इंटरव्यू का मेरा सबसे मतलब खराब जो पॉइंट था वो मेरे को ये लगा कि साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो भी क्वेश्चन किया और उसने मुझे पूछा कि पर्सनैलिटी का एक्सप्लेनेशन दो, व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है। तो आपको पता है कि कोई भी इंटरव्यू देने जाता है तो साइकोलॉजी का बुक नहीं पढ़ के जाता है, तो ये मेरा गलत हो गया था। फिर व्याकरण पे कुछ क्वेश्चन किए गए, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए गए और उच्चारण की शुद्धता पर जोर दिया गया। तो सबसे बड़ी बात, अगर आप हिंदी का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उच्चारण की शुद्धता आपकी जरूर होनी चाहिए। चलिए, एक अभी मैं केवीएस पीजीटी का इंटरव्यू मैंने अभी लेटेस्ट दिया था, तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा बता देता हूं आपको कि केवीएस पीजीटी में मेरे से क्या पूछा गया और क्या मेरा ड्रेसिंग स्टाइल था, क्योंकि केवीएस का पीआरटी का आप देने जा रहे हो, पीजीटी का मैंने दे दिया है। तो हो सकता है कि केवी दोनों मतलब कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए काम आ जाएं। तो केवीएस पीजीटी में मैं रेड टाई, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक सॉक्स और ब्लैक शूज मेरे पास थे, और घड़ी मैंने नहीं बांधी थी क्योंकि कहते हैं कि घड़ी बांधने की जरूरत आपको नहीं होती है, तो घड़ी मैंने नहीं बांधी थी। लेकिन मेरी जो टाई थी वो रेड डॉटेड, मतलब रेड टाई थी, उसमें कुछ डॉट्स थे, और टाई मतलब कुल मिला के ठीक थी। अगर मेरे को फोटो मिलती है तो मैं साथ में पेस्ट भी कर दूंगा इसको। तो देखिए, सबसे पहले मुझे मैं जब गया रूम के अंदर, मैंने नॉक किया, मैं आई कम इन सर, सबको मैंने अभिवादन किया। फिर जहां मेरी चेयर डली हुई थी उस चेयर के पास में मैं जाके खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद जो थे ऑफिसर्स, उन्होंने कहा कि आइए बैठिए, तो मैंने कहा थैंक यू सर, धन्यवाद। तो उसके बाद में उन्होंने मुझसे डायरेक्ट पूछा कि इंट्रोडक्शन दीजिए। मैंने इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन के साथ ही मैंने बता दिया कि मैं अभी एनयूएस में पीजीटी हूं। तो उन्होंने कहा कि कॉन्टेक्चुअल या रेगुलर, मैंने कहा सर रेगुलर पोस्ट पे हूं। बहुत बड़ी बात थी कि रेगुलर पोस्ट को जैसे उन्होंने सुना तो काफी उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन किया कि नवोदय क्यों छोड़ना चाहते हो। सिंपल सी बात है कि आप नवोदय में पीजीटी हो और केवी में भी पीजीटी पोस्ट पे आना चाहते हो, तो क्यों छोड़ना चाहते हो नवोदय को। तो मैंने उस टाइम में यही कहा कि सर नवोदय में जो जॉब होती है वो मतलब काफी उसका प्रोसेस, मतलब जो जॉब है वो बहुत लंबी होती है और एक तरीके से वो 24 आवर्स की जॉब होती है, उसमें फैमिली को हम पूरी तरह से टाइम नहीं दे पाते, तो कहीं ना कहीं मन में गिल्टी होता है। मैंने जो ऑनेस्ट रीजन था वो मैंने उनको बता दिया था। फिर उन्होंने मुझसे कुछ एक दो कुछ क्रॉस क्वेश्चन भी किए थे। उसके अलावा जब मेरा बायोडाटा उन्होंने चेक किया तो देखिए, ये मेरा जो बायोडाटा था इसमें मैंने लाइन इसलिए खींच रखी है क्योंकि ताकि ये बायोडाटा मैं वहां सबमिट ना कर दूं, इसलिए जब मैंने बायोडाटा लिखा था उसके ऊपर लाइन खींच दी ताकि मैं वहां पे इसको सबमिट ना कर दूं। तो ये जो बायोडाटा था इससे उन्होंने मेरे परसेंटेज वगैरह चेक किए। इसके अलावा जो बायोडाटा था ये पूरा का पूरा देखिए मैंने पूरा इंग्लिश में भरा था। तो ये जो इंग्लिश में बायोडाटा मैंने जब भरा था तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि जब पूरा बायोडाटा हिंदी के जितने भी टीचर हैं सबने हिंदी में भर के लाए हो, आप इंग्लिश में क्यों लेके आए हो। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो मैंने कहा कि सर जो बायोडाटा है वो ऑलरेडी इंग्लिश में लिखा हुआ था, क्योंकि जो पूछा गया जैसे एक्सपीरियंस अलोंग विद पे मैट्रिक्स लेवल या ए शॉर्ट नोट, मतलब जो भी था वो सब कुछ इंग्लिश में था। तो मैंने कहा कि सर मैंने इंग्लिश में ही रिप्लाई देना उचित समझा। काफी अच्छा लगा उनको मेरा आंसर। फिर उन्होंने मजाक किया या मेरे को नर्वस करने के लिए उन्होंने एक बात कही मेरे को कि हमें तो इंग्लिश आती ही नहीं है क्योंकि हम तो यहाँ हिंदी का इंटरव्यू लेने आए। तो मैंने कहा कि सॉरी सर बट आई थिंक आप सभी को हिंदी आती इंग्लिश आती होगी। तो सब हंसने लगे, बोले हाँ ऐसी बात है। उसके बाद में जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने चेक किया कि देखिए बच्चे को जो कैंडिडेट है वो क्या मतलब किसी से लिखवा के लाया है या इसको सच में इंग्लिश आती है। तो उन्होंने काफी देर तक मुझसे इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस किए, नवोदय के बारे में पूछा इंग्लिश के अंदर, तो मैंने उनको इंग्लिश में जवाब दिया था। तो एक बात मैं यहां से आपको और बताना चाह रहा हूं, देखो अगर कोई आपसे इंग्लिश में बात करे तो उसको इंग्लिश में ही रिप्लाई देना है। अगर कोई आपसे हिंदी में बात करे तो आपको हिंदी में ही रिप्लाई देना है। लेकिन हिंदी में पूछे तो इंग्लिश में नहीं देना है, इंग्लिश में पूछे तो इंग्लिश में ही देना है। अगर इंग्लिश नहीं आ रही है तो आप हिंदी में बोल सकते हो, नो डाउट,
वो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप इंग्लिश का आंसर इंग्लिश में देते हो और हिंदी का आंसर आप हिंदी में देते हो तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट आपको मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जो केवीएस वगैरह नवोदय वगैरह होती है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होती हैं, और केवी के जो टीचर होता है उसको तो सब कुछ पढ़ाना पड़ता है। तो आपको इंग्लिश अगर अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन जो पीआरटी से रिलेट हो सकता है, तो वो क्वेश्चन ये है कि नॉर्थ ईस्ट में हिंदी कैसे पढ़ा रहे हो। उन्होंने मुझसे पूछा कि नॉर्थ ईस्ट में आप अभी, उससे पूछा था कि आप पोस्टिंग कहाँ आपकी, तो मैंने कहा कि सर मेरी आसाम जोरहाट में पोस्टिंग है। तो उन्होंने कहा कि आप नॉर्थ ईस्ट में हिंदी कैसे पढ़ा रहे हो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को तो हिंदी आती नहीं है। तो मैंने कहा कि सर मैं हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ाता हूं। मतलब इतनी भी बुरी हिंदी नहीं है उनकी, लेकिन जैसे कुछ हार्ड वर्ड्स हैं तो उनको मैं क्या करता हूं, उनको ट्रांसलेट कर देता हूं इंग्लिश में। तो फिर मैडम ने कहा कि फिर तो आप इंग्लिश ही सिखा रहे हो। मैंने कहा नहीं मैम, उनको पहले मैं इंटरेस्ट पैदा कर रहा हूं, और ताकि हिंदी के प्रति उनका इंटरेस्ट पैदा हो तो ऑटोमेटिकली वो हिंदी पढ़ने लग जाएंगे। लेकिन मैं अपने आंसर से उस टाइम सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को बाहर आने के बाद मुझे लगा कि मेरा एक आंसर और अच्छा हो सकता था। वो आंसर ये हो सकता था कि मैम मैं उनकी लैंग्वेज को हिंदी से को रिलेट करके पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जो असमिया लैंग्वेज है वो मूलतः संस्कृत से निकली हुई लैंग्वेज है, और संस्कृत के काफी सारे वर्ड्स असमीज लैंग्वेज के अंदर हैं, और असमीज लैंग्वेज के जो वर्ड संस्कृत से हैं उनको तत्सम शब्द कह सकते हैं। इसके अलावा जो हिंदी में भी बहुत सारे तत्सम शब्द हैं, उनको अगर हम को रिलेट कर लेते हैं तो वो वाला आंसर मेरा ज्यादा सही हो सकता था। लेकिन वो उस टाइम हो सकता थोड़ा बहुत नर्वस हो या दिमाग से निकल गया हो, वो मेरे को पता नहीं चल पाया। इसके अलावा उन्होंने मुझे पूछा कि आप नॉर्थ ईस्ट में हो तो हिंदी के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हो, क्योंकि आप पीजीटी हो तो डेफिनेटली जो हिंदी का काम है, कार्यभार है, वो पूरे स्कूल का आपके ऊपर ही रहता है। तो आप हिंदी के लिए क्या प्रयास कर रहे हो। तो देखो स्कूल में हम काम करते हैं, तो जब हम काम करते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते जरूर हैं। तो मैंने कहा कि मैम मैंने हिंदी के लिए बहुत अच्छे हम काम करते हैं, जैसे आजादी का अमृत महोत्सव, एक भारत श्रेष्ठ भारत, विद्यालय की प्रार्थना की गतिविधियां, इसके अलावा बहुत सारी अन्य गतिविधियां हमारे पास आती हैं। तो उनमें से हम कोशिश करते हैं कि 50 से 60% गतिविधियां हम हिंदी में ही करवाएं, ताकि बच्चों का हिंदी के प्रति और आकर्षण हो सके और हिंदी के प्रति उनकी रुचि बढ़ सके। तो ये आंसर मेरे को जेन्युइन लगा, और मुझे लगता है कि इसका उनके ऊपर प्रभाव भी रहा होगा। फिर लास्ट जो था, उसके अलावा बायोडाटा में अपना एक्सपीरियंस। तो देखो साथियों, मैंने अपना एक्सपीरियंस लिखा था, और इसके अलावा ये भी लिखा था कि योर सुटेबिलिटी टू द पोस्ट, यानी आप इस पोस्ट के लिए क्यों सुटेबल हो। तो मैंने कहा कि इसमें लिखा था कि मैं एचएम हूं, हाउस मास्टर हूं, और हाउस मास्टर होने के नाते मुझे पता है कि एडोलसेंस जो बच्चे हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है और उनका कैसा बिहेव है, और उन बच्चों को मैं केवी में आके भी समझ सकता हूं। इसके अलावा जो मैंने एनसीसी सर्टिफिकेट किया, मेरा अचीवमेंट है, तो जो लीडरशिप की क्वालिटीज जो मुझे मिली है वो मैं बच्चों में भी डेवलप करने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं अभी नवोदय में करता हूं, सेम मैं केवी में भी करने की कोशिश करूंगा। तो साथियों, ये जो बायोडाटा है आप सभी देखिए, इसके अंदर जो ये पॉइंट है, योर सुटेबिलिटी टू द पोस्ट, योर सुटेबिलिटी टू द पोस्ट, ये जरूर अच्छे से सोच के समझ के मेंशन करना बहुत अच्छा है। इसमें अपने बारे में नहीं लिखना है, इसमें ये लिखना है कि आप केवीएस को क्या योगदान दे सकते हो, केवीएस के लिए किस तरह से आप सुटेबल हो। अगर आप डिग्री कॉलेज में भी काम कर रहे हो ना, तो उसको भी को रिलेट कीजिए अपने इस एक्सपीरियंस के साथ। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने का पूरा चांस मिलेगा। और अच्छी हैंडराइटिंग होनी चाहिए, खुद की हैंडराइटिंग होनी चाहिए, और बहुत अच्छे से, और एनी स्पेशल अचीवमेंट इसमें जरूर लिखिए। अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो जरूर लिखिए। मैंने हर इंटरव्यू में मेंशन किया है कि मुझे एनसीसी सी सर्टिफिकेट मिला है। सैनिक स्कूल में था तो मैंने वहां भी मेंशन किया था, और इसका मुझे एक्स्ट्रा वेटेज मिला था, क्योंकि जिसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होता है, जो ऑफिसर्स होते हैं बैठे हुए, उनको ये लगता है कि बंदे में दम है, इसने फिजिकली ये कुछ ना कुछ किया है, मेंटली इसने रिटर्न क्लियर किया तभी तो ये यहाँ है। और एनसीसी सर्टिफिकेट क्या मतलब फिजिकली ये फिट है, यानी मेंटली और फिजिकली फिट होने के कारण ये अपने जॉब के लिए फिट है। तो ये आपके पास अगर एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड कुछ भी है तो प्लीज उसको मेंशन जरूर करना, भूलना मत। इसके अलावा स्पेशल अचीवमेंट में आप अपना अगर स्पीच है या डिबेट है या कुछ भी आपके पास रही है वो एक्टिविटी जरूर लिखिए, इसका आपको एक्स्ट्रा वेटेज वहां पे देखने को मिलेगा। चलिए अब लास्ट जो मोमेंट्स हैं एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमें क्या क्या लिखना है, क्या क्या करना है। तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए पेन से, और एक बुक के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। मैं कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूं तो इन टॉपिक्स को हम एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं टॉपिक्स को। और कट ऑफ के बारे में मैं बताना चाहूंगा साथियों, कट ऑफ जो है 130 के आसपास, यानी 130 प्लस है तो डेफिनेटली चांसेस है कि सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 110 और 120 वालों का भी नहीं होगा, चांसेस सबका है। प्लीज रेडी रहिए, जिसका भी सिलेक्शन होता है इंटरव्यू मेन है, इंटरव्यू से बाहर इंटरव्यू ही आपका मेन है। इंटरव्यू के जो मार्क्स है वो ही आपको ऊपर लेके जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि नवोदय पीजीटी में मेरी 110 रैंक थी, इंटरव्यू की वजह से मेरी रैंक क्या हो गई 43 हो गई और सिलेक्शन हो गया।
तो आज मैं पीजीटी हूं सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू की वजह से। तो डेफिनेटली मैं इंटरव्यू ऑफिसर जितने भी उनको थैंक यू बोलता हूं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। अपने जो टॉपिक्स है वो क्या क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, परमिशन। तो लिख लीजिए, परमिशन आपको लेनी है गेट में जाने से पहले। सब फिर सबको जाके अभिवादन करना है, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग जो भी है। उसके बाद में चेयर पे आपको नहीं बैठना है। चेयर पे बैठने के बजाय आप वहां पे खड़े रहिए, जब आपको कहा जाए तब आप बैठिए। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपको थैंक यू बोलना है। इसके अलावा आपका जो ड्रेसिंग स्टाइल है, प्लीज मैं फिर कह रहा हूं ड्रेसिंग स्टाइल में गलती मत करना। कुछ लोग जींस पहन के जाते हैं, स्पोर्ट्स के शूज पहन के जाते हैं, एडिडास वगैरह के, बिल्कुल भी ये गलती मत करिए। डेफिनेटली आपके मार्क्स कटेंगे। आप फॉर्मल ड्रेस पहनिए। फॉर्मल ड्रेस भी ऐसी हो जो आपको फिट आए। ऐसा नहीं है कि इधर से शर्ट निकल गया, इधर से पैंट नीचे से लूज है, लेस आपकी इधर उधर जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से जाइए। अगर आप गर्मी का मौसम है तो पूरा टाई और व्हाइट शर्ट या ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट, ब्लैक ट्राउजर सबसे बेस्ट। मैं ये मानता हूं कि ब्लैक ट्राउजर सबसे बेस्ट है। ब्लैक शूज लेदर के होने आपके पास चाहिए। जींस में नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। काफी अभी मैं जब केवीएस पीजीटी का इंटरव्यू देने गया था, कुछ लोग जींस में आ रहे थे, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा कि यार कैसे इनका सिलेक्शन होगा। खैर मैं किसी के लिए बुरा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन भगवान करे उनका भी सिलेक्शन है, अच्छी बात है। लेकिन मार्क्स में कहीं ना कहीं कमी हमें देखने को मिल सकती है। फिर देखिए, इंट्रोडक्शन इंग्लिश में ज्यादा होगा आपका, क्योंकि आप जहां पीआरटी का देना जा रहे हो, डेफिनेटली चांसेस है कि आपका मोस्टली 60 to 70% जो इंट्रोडक्शन है, आपका जो इंटरव्यू है वो इंग्लिश में ही होगा। और अगर आपसे ये कहा जाए कि अपना इंट्रोडक्शन दो, इंग्लिश में कहा जाए प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन, तो आपको इंग्लिश में ही देना है इंट्रोडक्शन। मैं फिर कह रहा हूं इंट्रोडक्शन तो कम से कम आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में याद कर लेना है। फिर देखिए, पीआरटी के लिए आप जा रहे हो तो आपको नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, सह सवर वाचन। सह सवर वाचन, चाहे आप इंग्लिश की पोइम पढ़ाओ चाहे हिंदी की पोइम पढ़ाओ, आपको इंग्लिश और हिंदी की पोइम दोनों 3-3 4-4 पोइम आपको रट के लेके जानी है। क्योंकि कई बार क्या करते हैं बच्चे जाते हैं जोनी जोनी यस पापा, तो वो वाली सुनाने लगते हैं। तो वो कहेंगे कि अरे यार जोनी जोनी तो बहुत पुराना हो गया, कुछ नए लेके आओ ना, जैसे मछली जल की रानी है। तो ये नहीं, कुछ ऐसा बच्चों को अच्छा लगे और कुछ स्टाइलिश पोइम हो, मस्त सी पोइम हो, देखना में भी मजा आए, सहज सवर होना चाहिए। लेकिन ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा आपसे कुछ दोहे, मुहावरे, आपसे शब्द युगम, छोटी मोटी व्याकरण की छोटी छोटी चीजें, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद आपसे पूछे जा सकते हैं। इंग्लिश में भी पूछे जा सकते हैं, नाउन प्रोनाउन पूछ सकते हैं। इसके अलावा क्लास मैनेजमेंट, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लिख लीजिए प्लीज, क्लास मैनेजमेंट और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे आपका एक बच्चा है, वो होम सिकनेस है, यानी अभी घर से आया और अभी कह रहा है कि मम्मी के पास जाना है, मम्मी के पास जाना है, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। आप मैडम हो, अगर आप लेडी टीचर हो तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो और ऐसा आंसर दीजिए कि ऑफिसर्स हैं वो आपसे खुश हो जाए। दूसरा, जैसे बच्चा है, कोई किसी का टिफिन छीन रहा है, कोई और बदमाशी कर रहा है, उसको आप कैसे हैंडल करोगे। एक क्वेश्चन मैं चलो एक आपको दे देता हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, आपके पास मान लीजिए 10 टॉफी हैं और 11 बच्चे रो रहे हैं, तो आप कैसे मैनेज करोगे। ये वाला आप क्वेश्चन अपने हिसाब से सोच के जाइए कि 10 टॉफी आपके बैग में है, 11 बच्चे वहां पे रो रहे हैं, आप कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, तो इसका चलो मैं अगर मेरा आंसर बताऊं तो मेरा आंसर तो, अगर देखो मैं अभी क्वेश्चन आया तो अभी के हिसाब से आंसर मैं बता सकता हूं कि जैसे बच्चे जो होते हैं वो जरूरी टॉफी के लिए होते हैं। वो कई बार क्या होता है कि अगर उनको हम एक पेन भी देते हैं ना तो वो उससे भी खुश हो जाते हैं। हम 10 बच्चों को पेन दे सकते हैं और एक बच्चा जो बचता है उसको हम कहते हैं बेटा देखो आज तेरे लिए टॉफी नहीं, आज मैं तेरे को अपना एक सुंदर सा पेन दे रही हूँ, जिस पेन से मैं काम कर रही हूँ, तो इस पेन को रख लो। तो बच्चा वो खुश हो जाएगा कि मैम अपना पेन मुझे दे रही है। तो ऐसे कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड और क्लास मैनेजमेंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनका जो आंसर होगा वो एट दैट टाइम जो आपके दिमाग में चल रहा है वो होगा। लेकिन बस 1 सेकंड सोच लेना क्या मेरा आंसर उसके लिए रिलेटेबल है या नहीं है। और नेक्स्ट है कि डेमो होगा ही होगा। तो डेमो के लिए देखो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस है, वहां से देख लीजिए। अगर आप चाहें कि मैं एक डेमो देके दिखाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको कोशिश करूंगा जब भी मुझे बोर्ड अवेलेबल होगा तो मैं आपको डेमो देके दिखाऊंगा। ठीक है, और नेक्स्ट है कि कॉन्फिडेंस। देखो साथियों, तो कॉन्फिडेंस आपका साथियों अच्छा रखना ही रखना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही सारा खेल है। इंटरव्यू के अंदर जो सारा खेल होता है वो कॉन्फिडेंस का ही होता है और कॉन्फिडेंस की वजह से आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो नेक्स्ट आपका हो गया कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के बाद में आपकी सीटी के बारे में आपसे पूछेंगे। फिर एक है आपके नाम का मीनिंग आपसे जरूर पूछा जाएगा कि आपके नाम का मीनिंग क्या है। इसके अलावा जैसे मान लो जी किसी ने बीटेक किया है, किसी ने एमटेक करके वो एसटीसी यानी डीएलएड कर रहा है, तो उससे भी ये पूछेंगे कि आप इतनी बड़ी डिग्री कर रहे हो, फिर आप पीआरटी के अंदर क्यों आना चाहते हो, आपने बीएसटीसी क्यों किया या डीएलएड क्यों किया, वो आपसे डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो इसके लिए आप रेडी रहिए। फिर आपका ड्रेसिंग स्टाइल वो बढ़िया होना चाहिए। इसके अलावा आपके पैनल में साइकोलॉजिस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड वाले और सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपके रहेंगे, यानी कुल 4 या 3 आपके इंटरव्यू ऑफिसर वहां पे आपको देखने को मिलेंगे।
नेक्स्ट है बायोडाटा फॉर्म। तो बायोडाटा फॉर्म को अगर आपको चाहिए तो मुझे नीचे इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है, वहां पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको बायोडाटा का फॉर्म आपको वहां पे अवेलेबल करवा दूंगा। नेक्स्ट है आपका फेस कैसा होना चाहिए, स्माइली फेस आपका होना चाहिए, नर्वसनेस उस पर दिखाई नहीं देनी चाहिए। और लास्ट है टेंशन बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जितने भी ऑफिसर्स होंगे वो आपसे बड़े ही प्यार से बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, करंट अफेयर्स पढ़ के ही जाना है, 5 नेशनल 5 इंटरनेशनल, और हो सके तो उस सिटी से रिलेटेड 1 या 2 लोकल न्यूज भी आप पढ़ लीजिए। पॉक्सो आपका हो गया है। फिर है चंद्रयान, एक बार ये भी पढ़ लीजिए। G20 पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है, शॉर्ट टेम्पर नहीं होना है, गुस्से पे नियंत्रण आपको रखना ही रखना है। अगर आपसे वीकनेस पूछे तो बिल्कुल मत बताना कि आप गुस्सा करते हो, क्योंकि पीआरटी का टीचर कभी गुस्से का वाला नहीं होना चाहिए, वरना बच्चे उसके पास पढ़ेंगे नहीं, स्कूल ही नहीं आएंगे। तो ये आपको रहना ही रहना है। तो देखो कुछ चीजें वो आपको जानबूझ के परेशान करेंगे, आपकी क्लास में शोर करेंगे, ऐसा करेंगे। जैसे मैंने इंटरव्यू पीजीटी के टाइम में जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, डेमो दे रहा था, तो उस टाइम में मेरे पीछे जो इंटरव्यू ऑफिसर, जैसे मैं बोर्ड के ऊपर गया तो इंटरव्यू ऑफिसर जानबूझ के बातें कर रहे थे, हा 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 ही ऐसे हंस रहे थे, मतलब क्लास को शरारती बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि देखो बच्चों, पहले पढ़ते हैं, फिर एक कहानी सुन के मस्त सी बातें करेंगे, टेंशन मत करो। तो जैसे मैंने ये कहा कि तो पूरी क्लास शांत हो गई, तो आपको वो ऐसी सिचुएशन जरूर क्रिएट करेंगे कि आपकी क्लास में कुछ अशांति हो, आपकी क्लास में कुछ बातें चीतें हो, तो आप उनको कैसे हैंडल करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये लास्ट मिनट्स के आपके बातें हैं। एक लास्ट एंड फाइनल बातें हैं, ये इनको भी लिख लीजिए। केवीएस का नॉलेज, यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना कभी, वर्तमान में कमिश्नर कौन है, रीजन कितने हैं, और वर्तमान में केवीएस में कौन कौन सी एक्टिविटीज चल रही हैं, प्रार्थना सभा की गतिविधियां कौन कौन सी हैं। अगर जैसे उस टाइम में कुछ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन या कुछ इवेंट उस टाइम में, तो वो भी आप देख के चले जाइए। इतनी बातें आपको पीआरटी के लिए रेडी आपको रहना ही रहना है साथियों। और ऑल द बेस्ट आपके इंटरव्यू के लिए, और ऑल द बेस्ट कि जल्द से जल्द आपका जो रिजल्ट है वो आ जाए। और दूसरी बात साथियों, चैनल अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है। और इस चैनल पे मैं आपके लिए ऑल इंडिया से आने वाले जॉब अपडेट्स जरूर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।